नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के अभिभाषण के साथ उन्होंने यह कह करके स्टार्ट किया कि हम यह जो युद्ध चला रहे हैं, यानी कि जो ईरान के साथ जो अभी लड़ाई जारी है, इसके बारे में अभी आगे 2 से 3 हफ्ते अभी और लग सकते हैं। यानी कि उन्होंने अभी युद्ध विराम की तरफ अभी कोई इशारा ऐसा नहीं किया कि जिसको हम लेकर के ये बोले कि हाँ, अब यह युद्ध विराम की तरफ जो है संघर्ष जा रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 से 3 हफ्ते का वक्त ले लिया और इन्होंने इसमें कई सारे और भी चीज़ें बताई हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि इस बीच में इनके जो वर्क्स होंगे, जो काम होंगे, वो एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना, कुछ इनकी जो कंडीशंस हैं उस पर ईरान को अपने आगे झुकाना, और उसके बाद से अगर कोई डील होती है तो उसके बाद फिर ये आगे फर्दर बात की जाएगी। लेकिन उन्होंने इस वक्त के मांगने के साथ ही अब एक नए तरीके की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि जिस दिन इन्होंने जब ये बात क्लियर कट सामने आई, जब इन्होंने भारतीय समय अनुसार जो सुबह 6:30 to 7 के बीच का जो समय था, यहाँ से जब इन्होंने अपने अभिभाषण को व्यक्त किया, तो इसके बाद से पूरे के पूरे तरीके से अमेरिका एंड इजराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने हमले और तेज़ कर दिए। यानी कि ईरान के ऊपर एक के बाद और तबाड़तोड़ हमले होने लगे। ऐसी बातें सुनकर के और प्लस ऐसी चीज़ें देख कर के ईरान भी बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि उसको इस बात का पूरा अंदाज़ा था और इस बात का अंदेशा वो लगा करके चल रहा था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई भी बात बोलते हैं तो उनकी बातों में पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है और वो कहीं ना कहीं वो हमले को तेज़ ही करेंगे। तो ये बातें सामने निकल के आई हैं। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि आज की बात है कि जिसमें अमेरिका ने एक तरीके से ये बोला था कि मैं ईरान की सत्ता का परिवर्तन चाहता हूँ, या फिर मैं ईरान की सत्ता का परिवर्तन कर दूंगा। लेकिन इनके जो अपने टॉप लेवल के जो भी इनके आर्मी चीफ, उसके अलावा कई सारे इनके जो टॉप ऑफिशियल्स थे जो कि डिफेंस से रिलेटेड हैं, उनके एक के बाद एक करके रेजिग्नेशन होती जा रही है। यानी कि इनसे डेलिबरेटली इनसे वॉलंटरी रिटायरमेंट करवाया जा रहा है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यानी कि अगर आप अब आगे फर्दर सर्विस के लिए अब आप नहीं करेंगे या फिर फर्दर सर्विस के लिए आप इच्छुक नहीं हैं, इस तरीके से इनका सारा का सारा जो इनके साथ जो चल रहे हैं जो भी इनके ऑफिशियल्स हैं उन सबसे लिया जा रहा है। इसमें अभी ये हुआ है कि जस्ट रिसेंटली आज की ही मॉर्निंग की बात है कि अमेरिका के जो इनके आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे, जिनका कि नाम रैंडी जॉर्ज था, इनका अभी रेजिग्नेशन हुआ है। रैंडी जॉर्ज जो थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, और इनकी जो सर्विस का अभी 1 ईयर अभी रह रहा था, यानी कि इनकी जो रिटायरमेंट थी 2027 में थी। तो 2027 की जगह इनके 1 साल से पहले ही मतलब अर्ली रिटायरमेंट करा दिया गया है। ये बातें थोड़ी सी अटपटी सी लगती हैं कि इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ पे वॉर इतना ज़्यादा एस्केलेट हो चुका हो, स्पेशली जब अभी ट्रंप ने जब अपने देश के नाम संबोधन जो दिया था, उसके बाद से ये चीज़ें और भी ज़्यादा एस्केलेट हो गई हैं। और उस इतनी ज़्यादा क्रूशियल टाइम में, ऐसी विकट परिस्थिति में जो आर्मी चीफ का रिटायर करवा देना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। क्योंकि अब युद्ध को एक जो पर्सनली अगर कोई चीफ है तो वहाँ पे उसको युद्ध के बारे में हर चीज़ें एग्जैक्टली पता है कि क्या चल रहा है पिछले, क्योंकि लगभग अभी 34-35 दिन अब हो गए युद्ध होते हुए, तो लगभग 1 महीने से क्रॉस होते हुए दूसरे महीने में ये पदार्पण हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आर्मी चीफ का रिटायरमेंट ऐसे कराया जाए ऐसे वक्त पे, तो ये कई तरीके के सवालिया निशान पैदा करता है कि क्या ऐसी कौन सी कमी रह गई, या फिर कहीं पे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी, या फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम थी, या फिर पॉलिसी मेकिंग के स्तर पे कोई इशू था। तो ये सारी चीज़ें कुछ थोड़ी सी समझ से बाहर हैं, लेकिन जो आधिकारिक सूत्र हैं जो इनके यूएस में, तो वो ये बता रहे हैं कि इनका एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो पीट हेगसेथ हैं जो कि वॉर सेक्रेटरी हैं यूएस के, तो उनकी वजह से ही सारा ये जो इशू जो क्रिएट हुआ है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो आर्मी चीफ है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें, जबकि आर्मी चीफ का ये मसला था कि वो अपने अकॉर्डिंग देख रहे थे कि मैं कैसे इसमें एक बेहतर तरीके से युद्ध को आगे लेकर के जाऊं, और जिसमें हमारे सैनिकों का या फिर हमारे जितने भी इकॉनमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस या नुकसान भी ना जाए। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं पीट हेगसेथ का ये था कि आप डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी तरीके के जो उनके जो डिसीजंस हैं उस पर आप क्वेश्चंस ना खड़े करें, यानी कि जो उनके डिसीजन है आप सीधे सीधे उसको फॉलो करें। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि इसकी वजह से ही इनका जो था 1 साल पहले रेजिग्नेशन हुआ है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो अमेरिका के जो इनकी जो सत्ता थी
वो ये चाहती थी कि हम ईरान का जो सत्ता चेंज करें, लेकिन इनके खुद के खुद जो शीर्षस्थ जितने भी इनके अव्वल लेवल के जो पदाधिकारी थे उन्हीं का एक तरीके से रेजिग्नेशन हो रहा है। तो दूसरे तरीके से एक और देखें कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक इनके यूएस में जो डिफेंस के ऑफिसर्स थे, लगभग 16 जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनकी एक तरीके से रिटायरमेंट करवाई गई है। तो 16 एक बहुत बड़ा फिगर है कि जिसमें आप टॉप लेवल के जो इनके सीनियर लेवल पे जो भी एडमिरल्स थे या फिर वाइस एडमिरल हैं या फिर आर्मी चीफ हैं, एयरफोर्स विंग के हैं, तो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा करता है कि इतने ज़्यादा क्या इंटरनली कोई इशू था या फिर डिलिबरेटली केवल बस एक डिसीजन फॉलो करने के केस में आपने इतने सारे जो रिटायरमेंट्स जो आप दिए जा रहे हैं उसके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि यूएस की एक अटॉर्नी जनरल थी अभी, पॉम बॉन्डी उनका नाम है, जो कि वहाँ पे ये यूएस में काफ़ी एक टॉप लेवल की पोस्ट है, ये भी एक ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे इसको काफ़ी संजीदा माना जाता है। तो इनका भी एक तरीके से अभी रिटायरमेंट कराया गया है। और इसके अलावा एक थी इनकी जो नाम था क्रिस्टे, होमलैंड एक सर्विस है उसकी सेक्रेटरी अभी रह चुकी थी, इनका भी जो है इनका भी अर्ली रिटायरमेंट कराया गया है या फिर इनसे रेजिग्नेशन लिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ें यही है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अगर आप कहीं से भी अगर किसी भी तरीके की कोई इश्यूज में हैं या फिर अगर उनके फैसले से अगर आप एक होकर के नहीं चल रहे हैं तो आपके लिए मुसीबत है, आपकी अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे। अब इसमें ये हुआ है कि जो पेंटागन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट करके ये बताया था कि बस एक आपके जो है आपकी सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने इतनी अच्छी सर्विस दी और यूएस के और प्लस आर्मी की काफ़ी आपने सेवाएं की, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसा करके उन्होंने एक बस ट्वीट किया था, लेकिन इसके आगे की कोई बात नहीं की गई कि रीज़न क्या थे, क्या इसके सीक्वेंस और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। और दूसरी एक और चीज़ भी सामने निकल के आ रही है कि जो पीट हेग्सेथ हैं जो इनके यूएस के जो वॉर सेक्रेटरी हैं, इनके बारे में अभी जस्ट कुछ समय पहले एक निकल के बात आई थी कि इनसे एक पर्सन मिला और उसने बोला कि आप ब्लैक रॉक, जो कि एक एसेट्स कंपनी है यूएस की, बहुत बड़ी कंपनी है, आप ब्लैक रॉक में आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। और वो जो अमाउंट था वो $3.2 बिलियन का था, यानी कि जस्ट ये फरवरी की बात है जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था, उससे जस्ट पहले। यानी कि ये है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करें और ये इन्वेस्टमेंट जो है आगे चल करके आपके लिए एक बहुत बड़ी हो सकता है कि रकम के तौर पर निकल करके सामने आई। हालांकि ये डील हो नहीं पाई है क्योंकि इसमें ये रीज़न आ गया था कि अगर कोई भी किसी कंपनी का अगर उसका मेंबर हो तो उसके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और जो पर्टिकुलर जो पर्सन था जो कि पीट हेग्सेथ से मिला था वो मॉर्गन स्टैनले कंपनी का ही था और उसी कंपनी के थ्रू इनको इन्वेस्ट कराना था। तो इसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी मामला दब गया यहाँ पर। और इसके रिगार्डिंग ये भी हुआ था कि पेंटागन ने इस आरोप को कम्प्लीटली खारिज किया है कि ऐसे कोई भी बात नहीं है, ये जो है कम्प्लीटली एक तरीके से ये फॉल्स एलिगेशन है और ये बात वहीं की वहीं अभी फ़िलहाल साइडलाइन हो चुकी है। और पीट हेग्सेथ के बारे में एक और चीज़ अभी सामने निकल के आ रही है कि यानी कि आप ये समझिए कि अभी की जो करंटली जो स्टोरी चल रही है उसमें एक तरीके से पीट हेग्सेथ का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अभी इन्होंने एक प्रमोशन देने के लिए जो फर्स्ट स्टार जो इनके जो रैंक के ऑफिसर्स होते हैं जो डिफेंस में, वहाँ पर इन्होंने 4 लोगों का जो प्रमोशन होना था उनमें से 2 जो कि मेल थे और 2 फीमेल, और 2 मेल में दोनों के दोनों जो थे वो अश्वेत थे। तो अश्वेत पीपल को एक तरीके से प्रमोशन ना देना, फिर जो फीमेल इनकी जो मेंबर्स थी 2 वो थी उनको भी प्रमोशन ना देना या फिर आगे ना बढ़ाना, ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इनकी जो पारदर्शिता है या फिर जो इनका जो एक सोच है कि नहीं मुझे ऐसे ही लेवल के फिर इसी तरीके के लोग चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान भी पैदा करता है। तो कहने का सेंस ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक फेवरेटिज्म टाइप की चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को अगर आप पसंद करते हैं तो आप उन्हीं को आप आगे देखना चाहते हैं, यानी कि मेरिट की यहाँ पर भी कोई बात नहीं हुई। तो ये फेवरेटिज्म जो है ये कहीं ना कहीं यूएस के लिए भी या फिर किसी के लिए भी एक तरीके से हार्मफुल भी है। इनके साथ साथ अभी रिसेंटली ये भी हुआ है कि एक ब्रिज है बहुत बड़ा जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो कि तेहरान से कराज एक पर्टिकुलर एक सिटी है जो कि तेहरान से यहाँ गए, वहाँ पर एक बहुत ही अभी तक का मिडिल ईस्ट का सबसे लंबा और ऊंचा एक ब्रिज बन रहा था जिसकी की हाइट जो थी 136 मीटर के आसपास बताई जा रही है और उसका जो लेंथ था वो करीब 250 मीटर के आसपास था और इसको बनाने में लगभग $400 मिलियन का खर्च भी आ रहा था।
तो और इसको आज यूएस और इजराइल की जो जॉइंट फोर्स थे उसको आज इन्होंने मिसाइल से एक तरीके से लॉन्च करके उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि उसको ब्रेक कर दिया है। और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप जो एक पर्टिकुलर एक वीडियो भी साझा करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बताया है कि अगर इस तरीके के अगर आप चीज़ों के लिए रिटेलिएट करेंगे तो हमने अभी इसको तोड़ा है, इसके बाद हमें आपके और भी जो साइट्स हैं, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स हैं, उसमें हम और भी हमले तेज करेंगे। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन में क्या किया है कि ईरान ने अभी 8 साइट्स यानी कि 8 पर्टिकुलर ब्रिज का जो है नाम का एक लिस्ट जारी कर दिया, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में है, जिसमें कि लगभग सभी कंट्रीज़ के आसपास में है, जैसे कि यूएई में भी हैं, वो बहरीन, कुवैत, सऊदी एंड कतर, सब जगह वो एक दो पड़ेंगे। तो उन्होंने एक लिस्ट सी जारी कर दी है कि अगर इस तरह से अगर हमले होते रहें या फिर अगर हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपने इस तरीके से अगर आप बर्बाद करेंगे तो हम ये बाकी जो लिस्ट दे रहे हैं इसमें से पर्टिकुलरली कोई भी इसमें से ब्रिज बचेगा नहीं। तो ऐसी इस तरीके की जो हमले और जो दोनों साइड से जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक वॉर को और भी अलग लेवल पे एस्केलेट करती हुई लेके जा रही हैं। तो इस चीज़ के आगे भी एक ये भी आज हुआ है कि रिसेंटली में F-15E एंड F-35 दो प्लेन को जो ईरान की जो मिसाइलों ने हैं इन्होंने आज एक तरीके से टारगेट में लिया है, और दोनों प्लेन के बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों के दोनों क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। F-15E का उसमें क्योंकि 2 मेंबर उसमें बैठ सकते हैं, तो उसमें से इन्होंने रेस्क्यू एक का कर लिया है, जो कि दोनों ईरान की ज़मीन या पर्शियन गल्फ में ही गिरे थे, लेकिन उसमें से एक का जो रेस्क्यू है यूएस फोर्स ने अपने अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन एक की भी तलाश जारी है। तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर वो अगर ईरान के हाथ लग गया दूसरा मेंबर, तो हो सकता है कि ये अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि एक तरीके से POW जो होते हैं, एक तरीके की जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स जिसको बोल सकते हैं, तो ये उनको लेकर के कई सारे तरीके के नए शर्तें या फिर कई कंडीशंस लगा करके मुश्किलें पैदा ईरान कर सकता है यूएस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी बीच में भी रिसेंटली आज ही की बात है कि एक मीटिंग भी थी, जैसा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए, जिसमें कि लगभग 45 से 60 देश के आसपास, मेनली उसमें ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इसकी अगुवाई करी थी, और उन्होंने लगभग 60 देश को यहाँ पर बुलाया था, और इसमें आए भी थे। और भारत की तरफ से जो यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हैं, तो वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने इसके लिए पार्टिसिपेट भी किया और अपने व्यूज़ भी दिए। और यहाँ पर ये बताया कि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, इसको बातों के जरिए ही मतलब आप खुलवा सकते हैं, इसके लिए दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि इसके रिटेलिएशन में जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्री की यानी कि सऊदी अरब के आसपास में जितने भी जो कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट मतलब ईरान के अलावा, तो ये जितने भी कंट्री थे, इन्होंने ये बोला था कि यहाँ पर हम सेना को भेजते हैं और सेना भेज करके हम हॉर्मुज को खुलवाएं। और उन्होंने यह याचिका जो थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दी थी, UNSC में। और इसके अगेंस्ट में 3 कंट्रीज़ खड़ी हुई जिन्होंने कि बोला कि नहीं ये गलत है, और वो कंट्रीज़ थी रशिया, चाइना एंड फ्रांस। इन तीनों कंट्रीज़ ने ये बोला कि नहीं, यह हॉर्मुज का जो रास्ता है या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, इस तरीके की किसी भी अटैक या फिर किसी भी तरीके की आप मिसाइल या जेट के थ्रू आप नहीं खुलवा सकते। ये एक कॉर्डियल रिलेशन या फिर एक तरीके से बातचीत के जरिए ही चीज़ों को आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसके कई सारे आगे कंसिक्वेंस भी पड़ेंगे कि अगर इस तरीके से खुलवाए तो वो आगे चल के अभी वो कम्प्लीटली सेट होगा नहीं होगा। तो इन्होंने इस चीज़ का सहमति जताई। और हालांकि जो ये एक आज मीटिंग थी, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये मीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बेनिफिशरीज कंट्री हैं वो लगभग सभी के सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अब देखिए अब क्या होता है कि अब वॉर एक तरीके से एस्केलेट होता चला जा रहा है। इसमें ईरान जो है जितने भी इनके डेटा सेंटर्स थे, जैसे कि अभी इन्होंने यूएई के अंदर में एक ओरेकल का डेटा सेंटर था, उसके ऊपर भी आज हमला कर दिया। तो इस तरीके से जिन्होंने 18 जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ का जो लिस्ट दिया था, तो वो कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि अगर आपने ये किया तो मैं ये करूँगा, आपने ये किया तो मैं ये करूँगा। तो ईरान के अंदर में ये है कि उसके भी एक तरीके से जितने भी टारगेट्स हैं वो लगभग फिक्स हैं। और उन्होंने जैसे अभी 8 जो इन्होंने ब्रिजेज की जो लिस्ट दी थी, उसके साथ साथ ये भी दे दिया है कि आप इन चीज़ों का अगर आप कुछ भी मुझे नुकसान पहुंचाते तो इसके रिटेलिएशन में ये टारगेट को हिट करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ईरान एक पूरे जज्बे के साथ अभी भी यूएस और इजराइल के सामने अड़ा हुआ है। हालांकि इसमें इजराइल का भी रोल थोड़ा थोड़ा अभी साइड हो रहा है, क्योंकि अभी यूएस एक तरीके से फुली वो फाइट के पूरे तरीके से मूड में है। तो अब देखिए आगे फर्दर क्या होता है।
अगर हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने राय या फिर जैसे भी आपके विचार हैं प्लीज़ आप कमेंट्स में दें, और साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।